हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आज हमारा जो वर्क होगा दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू आवर सेकेंड यूनिट दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेसिक आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर जो इस यूनिट का बेस है उसके बारे में डिस्कशन होगी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनके जो बेसिक्स होंगे आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम बेसिकली जो हम इसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू चार्ज। चार्ज चार्ज के बारे में हम सभी जानते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड बेसिकली टू टाइप ऑफ चार्जेस देयर। One is positive and other is negative. Charge has different properties. So many properties we have discussed already in electrostatics unit. Already हम electrostatic unit में ये concept सारे इसके discuss कर चुके हैं। चार्ज, आज हम चार्ज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्लो के बारे में, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। फ्लो इन सेंस लाइक किसी पर्सन को ग्लूकोज अगर प्रोवाइड करा जा रहा है तो उसका फ्लो क्या है। अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी में से या किसी भी पर्टिकुलर एक कंडक्टर में से या किसी एनी अदर ऑब्जेक्ट में से अगर कुछ फ्लो करवाया जा रहा है, करंट फ्लो करवाया जा रहा है, चार्ज फ्लो करवाया जा रहा है, तो फ्लो लाइक फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ एनीथिंग एल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्लो से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और बेसिकली हम बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। दैट इज नॉन एज अ करंट, उसको करंट बोलते हैं। तो I इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, dq बाय dt। और हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं I एवरेज इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसको हम नाम दे सकते हैं चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट डेल q बाय डेल्टा t। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं I एवरेज इज इक्वल्स टू charge flow divided by total time and we can write it as delta q divided by delta t. What is dq by dt? ये एवरेज करंट होगा and this will be the instantaneous current. इसको हम बोलेंगे dq by dt को, जैसा सब लोग जानते हैं आप लोग, dq by dt that is the instantaneous current and del q by delta t that will be the average current. तो ये एवरेज करंट और ये होगा, ये एवरेज करंट होगा और ये होगा इंस्टेंटेनियस करंट। और इसका यूनिट that is coulomb per meter, that is coulomb per meter। और coulomb per meter को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करता है, हम इसको लिखते हैं एम्पियर। तो करंट का बेसिकली यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है बच्चों एम्पियर। ओके, करंट का यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट क्या रहेगा, करंट का ऐसा यूनिट होगा एम्पियर। अब हम बहुत सारे इसके केसेस भी रख के चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां करंट फ्लो कर रहा है, लेट अज्यूम 3 एम्पियर, और यहां करंट फ्लो कर रहा है 7 एम्पियर। अब अगर मैं आपको कहूं कि दे आर 90 डिग्री, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ये 90 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास यहां पर करंट कितना होगा। तो बच्चा अगर यहां पर 3 एम्पियर है, यहां 7 एम्पियर है, तो करंट के लिए यहां पर बेसिकली अगर मैं ये कहूं इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, 3 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आपको मैंने प्रोवाइड करी है, यहां 7 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी प्रोवाइडेड है। अब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ 90 डिग्री एंगल अगर बन रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ 90 डिग्री एंगल अगर बन रहा है, तो 3 और 7 का अगर 90 डिग्री बन रहा हो तो हम वहां पर पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। वही आपको याद होगा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू अंडर द रूट f1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम a b दोनों को मान के उसके अकॉर्डिंग रूट में रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब रियलिटी में क्या है कि करंट के अंदर या इस कंसेप्ट के अंदर ऐसा नहीं अप्लाई होगा। इसका आंसर नॉर्मली क्या होगा, 7 प्लस 3 दैट विल बी 10 एम्पियर। अब अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर करंट ऐसे आ रहा है तो यहां पर कितना रहता है 10 एम्पियर। मान लो मेरे पास, मैंने यहां पर क्या करा, मैंने इसकी डायरेक्शन जो थी वो मैंने इसकी डायरेक्शन ये बना दी, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैंने यहां पर कहा कि ये 3 आ रहा है और यहां 7 जा रहा है, तो यहां आंसर अपने पास कितना होगा, आंसर विल बी 4 और डायरेक्शन वेरी कर जाएगी। मतलब आप इस बात को ध्यान दें कि डायरेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है। यस, क्या डायरेक्शन यहां पर वैल्यूएबल है, डायरेक्शन की इंपैक्ट डायरेक्शन का हो रहा है, आंसर इज यस डेफिनेटली। आंसर यहां पर आंसर ये रहेगा कि डायरेक्शन का इंपैक्ट एग्जिस्ट करेगा। बट बच्चे इस बात को ध्यान दें, करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट करंट नेवर ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हर एक वेक्टर क्वांटिटी करती है।
अब करंट के बारे में अगर देखा जाए कि करंट इज विच क्वांटिटी द करंट इज, स्केलर और वेक्टर, तो हमारा आंसर जो डोमिनेट होगा दैट विल बी स्केलर। बट कंडीशन ये है कि 100% ये स्केलर नहीं। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, लेकिन ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट भी है, सिग्निफिकेंट भी है डायरेक्शन, बट यहां पर ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा तो इसके लिए एक नाम प्रोवाइड करा जाता है कि उस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है टेंसर क्वांटिटी। तो हम अगर बात करें टेंसर क्वांटिटी, हमारे पास बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज 3 कैटेगरीज में आएंगी। सबसे पहले कौन सी? द क्वांटिटी विच इज नॉन एज अ स्केलर विच विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड। Vector quantity, the quantity which will have magnitude, direction and also obeys the laws of vector addition. But current कौन सी quantity है? Current is a tensor quantity which will have the magnitude, direction but not obey the laws of vector addition. तो ये laws of vector addition को follow नहीं करता। अब आप इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि करंट कैसे एग्जिस्ट करता है, करंट कैसे फ्लो करता है, उन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले रिमाइंड करता है चार्ज के बारे में। आप लोग समझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप चार्ज के बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता गया है, चार्ज के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज करंट। तो हम करंट के बारे में बात करेंगे। करंट दो तरह का, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस तो dq by dt, एवरेज मतलब तो आपके पास यहाँ पर del q over delta t फॉर्मेशन में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कूलम बाय मीटर भी बोल सकते हैं आप, कूलम पर सेकंड, सॉरी इसको हम बोलेंगे कूलम पर सेकंड। टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होगा? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड फॉर्मेशन, मिनट फॉर्मेशन, आर फॉर्मेशन, जो भी आप इसको रिप्रेजेंट करें। लेकिन अगर हम SI में बोले तो कूलम पर सेकंड होगा और इसको हम एक और नाम दे देंगे, दैट विल बी द एम्पियर। तो इसको हम एम्पियर का नाम दे देंगे कि दिस विल बी द एम्पियर। तो करंट के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट हमने बनाया। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी व्हिच विल हैव द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, but it will never obey the laws of vector addition. That is why this category of particular physical quantity is known as a tensor quantity. तो current is a tensor quantity. Okay? इसके फर्दर बच्चों अब हम कंडक्टर के बारे में या कंडक्टर्स के बारे में पर्टिकुलर कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास एक क्या एग्जिस्ट कर रहा है? हमारे पास एक कंडक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, कंडक्टर, ठीक है। अब अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, तो मेरे पास यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मेरे पास एक कंडक्टर एग्जिस्ट कर रहा था। अब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट, या कंडक्टर मैं आपको कहूं या किसी इंसुलेटर की बात करूं, अब अगर कोई कंडक्टर है या कोई इंसुलेटर है, बेसिकली कंडक्टर में कौन है जो उसको कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कंडक्टर की कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये बात याद रखें कि कंडक्टर की कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल मूव अलोंग और ऑपोजिट टू द करंट। तो याद रखें कन्वेंशनल करंट में इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो करंट के फ्लो के क्या होगा? ऑपोजिट होगा। और अगर मैं एक सिंपल सी चीज, कंडक्टर और इंसुलेटर में ये डिफरेंस होता है, बेसिकली कंडक्टर में जो एटम्स होते हैं क्या वो फ्लो करते हैं? आंसर इज नो, एटम्स आर स्टैटिक। इंसुलेटर में एटम्स क्या होते हैं? स्टैटिक। वो अपने लेटर्स के ऊपर बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। कंडक्टर के पास क्या खास बात है जो इंसुलेटर के पास नहीं है? कंडक्टर के पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर एग्जिस्ट करेंगे, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे देन वो जो क्या कर पाएंगे? वो फ्लो कर पाएंगे। अब इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो फ्लो नहीं करते। तो ये बात याद रखना, एटम्स नेवर फ्लो, एटम्स कभी भी फ्लो नहीं करते, एटम्स कभी भी फ्लो नहीं करते। और बेसिकली कौन फ्लो करता है? बेसिकली फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन। किसके पास होते हैं? कंडक्टर के पास। कंडक्टर के पास अगर होंगे तो इट विल फ्लो, अगर वो नहीं इलेक्ट्रॉन्स उसके पास तो इट विल बी द इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्यों कंडक्ट नहीं कर पाता, कंडक्टर क्यों कंडक्ट कर पाता है, इस बात का ध्यान रखें। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब मैं आपको इसके अंदर ये भी चीजें बताऊंगा कि कंडक्टर के अंदर जो करंट रिस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्शन पॉसिबल होती है तो वो किसकी वजह से होती है? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसी पॉजिट्रॉन की वजह से नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर ये जरूर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, लैक्लेंची सेल होता है, अलग अलग डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ा। और उन सेल्स के अंदर आपने पढ़ा ZnSO4,
लाइक ZnSO4, बैटरीज के बारे में, बैटरीज की फंक्शनिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बेसिकली मैं बैटरीज की फंक्शनिंग के बारे में हम आगे भी बहुत डिटेल में हम इस टॉपिक को चलाएंगे। डिटेल में मैं एक नियर अबाउट बहुत एक लंबी डिस्कशन हम बैटरीज के ऊपर भी करेंगे, लेकिन इसका जो बैटरी का जो मेन फंक्शन है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब रजिए जो बैटरीज वगैरह होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, एक्चुअल में जो बैटरी का फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पड़ा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, इलेक्ट्रोलाइट हमने रखा ZnSO4। अब ZnSO4 के अंदर क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ZnSO4 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, एक हमारे पास अनाइन, एक हमारे पास कटाइन। अब यहां पर बैटरी जब यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जब फ्लो होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब Zn2 पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स वो कटाइन है, इट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और जो SO4 2 नेगेटिव होगा इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड। तो यहां पर ये कैथोड और एनोड की तरफ ये क्या करेंगे, ऑपोजिट टर्मिनल्स की तरफ, अपनी इलेक्ट्रोड्स की तरफ दे विल मूव, और वहां पर अगर ये चार्जेस फ्लो करेंगे अगेन वी विल से देयर इज कंडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर या बैटरीज के अंदर जो कंडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, कटाइन और एनाइन दोनों की वजह से। ठीक है, तो ये बैटरी के अंदर का फंक्शन होता है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे कंडक्शन के लिए। लेकिन अगर आप किसी कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर की बात, बैटरी से बाहर किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि वहां पर अगर कंडक्शन एग्जिस्ट कर रही है देन दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनकी वजह से वहां पर कंडक्शन होती है। हम पॉजिटिव, कई बुक्स में आप देखेंगे पॉजिटिव को या पॉजिट्रॉन को माना जाता है, दैट इज अ पॉजिटिव आयन, दैट इज असम्पशन देयर कि नेगेटिव अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव आयन इज मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर साइड। तो लेकिन बेसिकली ऐसा पॉजिटिव आयन रियलिटी में वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। बैटरीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मूव करते हैं, बट कंडक्टर्स के अंदर ओनली आपके पास क्या मूव करता है, ओनली इलेक्ट्रॉन। इस बात के ऊपर आप खास ध्यान दें। अब हमने क्या करा, हमने यहां पर यूज करी एक बैटरी, डीसी वोल्टेज, डीसी बैटरी। ठीक है, तो ये किसके ऊपर काम करती है, डीसी बैटरी। इट इज हायर पोटेंशियल और इट इज लोअर पोटेंशियल, ये टर्मिनल्स होते हैं इसके। ठीक है, तो ये हम लोअर पोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, लो पोटेंशियल साइड बनाते हैं फॉर स्मॉल साइज, और लार्ज साइज के लिए हम इसको बनाते हैं, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल इसको बोला जाता है इट इज हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर हम बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा भाई, कि हमने यहां पर क्या करा, हमने यहां पर इस सेटअप को ऐसे लगाया, और बेसिकली मैं आपको याद करवाऊं, आपको अगर मैं इसके बारे में बताऊं, तो हमने यहां पर एक बैटरी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी। अब बैटरी हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी, अब हमने यहां पर क्या लगाया, बैटरी। अब क्या होगा, लेट अस अज्यूम, ये सिर्फ असम्पशन, आप बैटरी का पोटेंशियल कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मायने रखेगा। यहां पर मान लीजिए पोटेंशियल है V और यहां है 0, यहां पोटेंशियल V और यहां है 0, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, बैटरी का V। तो बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा रही है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा रही है V। ओके, अब अगर यहां 0 है तो इधर भी पोटेंशियल कितना होगा, 0। अगर यहां V है तो आपके पास यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा, V। अगर यहां पोटेंशियल V है और यहां पोटेंशियल कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 0। यहां पोटेंशियल V और यहां पोटेंशियल क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 0 बच्चे, 0 पोटेंशियल। अब V अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने ऑलरेडी एक डेरिवेशन पढ़ी हुई है। डेरिवेशन क्या थी, E इज इक्वल्स टू V बाय L। यहां पर हमारे पास क्या पढ़ते थे हम, E पढ़ते थे dV बाय dr। What is V? V is a potential. What is R? R is a distance. और वहां पढ़ते थे E is equals to minus dV by dr. Potential gradient. Electric field is always equals to the potential gradient there. अब इसी फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर V क्या है, पोटेंशियल है। तो क्या हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर यहां पर अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने पास क्या होगा, अपने पास E is equals to क्या होगा, V by L होगा। तो इट मींस दैट कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यहां करंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जो होगा V by L के इक्वल, इफ L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। वहां हम R रख रहे थे, आज हम इस कंडक्टर की लेंथ को कितना रख रहे हैं, L। अब इस कंडक्टर की लेंथ को हमने क्या एज्यूम करा, L एज्यूम करा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाइड हो रहा है, E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू V by L। अब इसको ये बात ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं कनेक्टेड सेल के बारे में, कनेक्टेड कंडक्टर के बारे में। अगर आइसोलेटेड होता तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये कनेक्टेड फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम यहां पर E इज इक्वल्स टू V by L, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है V by L,
V कितना, यहां पर V, पोटेंशियल कितना V, यहां कितना 0, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, L आ गया। अब जी रियलिटी में मैं आपको फिर से एक चीज रिपीट कर दूं कि कंडक्टर के अंदर बच्चों क्या होता है, कंडक्टर के अंदर बेसिकली बैटरी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मूव करते हैं, दोनों फ्लो करते हैं, बट किसी कंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूव करेंगे फ्री आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव आयंस होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है दे विल ट्रैवल। अब हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम बुक्स में, या एजम्पशन मान लेते हैं कि नेगेटिव जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस वन, इट मींस दैट जहां से नेगेटिव आ रहा है वहां क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव। तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि नेगेटिव इज मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर साइड, ऐसा मानने के बजाय हम ये मान लेते हैं पॉजिटिव इज मूविंग अवे। तो बात तो एक ही होगी, नेगेटिव अगर इधर जा रहा है, रियलिटी में कौन जा रहा है, नेगेटिव, रियलिटी में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहां पॉजिटिव आयन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, कोई पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन नहीं, लेकिन सिर्फ हम मान रहे हैं ऐसा कि नेगेटिव इधर अगर मूव कर रहा है, इट मींस दैट पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको सिर्फ एक एज अ अजम्पशन माना गया कि बेटा कि अगर वहां से नेगेटिव मूव कर रहा है तो हमने पॉजिटिव को माना कि इट इज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप दोनों में से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम दिस पॉजिटिव आयन इज मूविंग टुवर्ड्स द अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव आयन यहां से मूव कर, आप दोनों में से कुछ भी अजम्पशन रख ले, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में यही रखा जाता है। आप देखेंगे इसमें कि यहां पर जो पॉजिटिव होगा इट इज मूविंग, ओके। अब ये पॉजिटिव आयन इट इज मूविंग, पॉजिटिव आयन इज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये मूव कर रहा था। अब अगर हम इस चीज को मैं प्रॉपरली कंडक्टर को मैं यहां बनाऊं तो हमारे पास सिचुएशन क्या एग्जिस्ट कर रही है, सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन हियर। हमारे पास यहां पर ये प्रोवाइडेड है बच्चों कि आपके पास यहां बैटरी कनेक्टर, यहां क्या कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी कनेक्ट कर दी गई, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड था E इक्वल्स टू V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E इक्वल्स टू V/L। अच्छा, ओके। यहां पोटेंशियल कितना, V, पोटेंशियल कितना V, तो यहां एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी होगी V इंटू E। पोटेंशियल के बारे में आप लोग जानते हैं, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमने U का फॉर्मूला क्या होगा, U का फॉर्मूला होगा कितना, या वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू Q। तो Q कौन था, पॉजिटिव आयन को मूव करवा रहा है। अगर यहां पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है, अगर यहां पर कौन ट्रेवल कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, अगर यहां पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है तो उसके ऊपर वर्क डन कितना होगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी V इंटू E। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारे पास पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहां पर क्या हो जाएगा V इंटू Q। तो Q किसके इक्वल है, पॉजिटिव आयन E के, तो हमने V इंटू E लिखा, और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, V इंटू E। अब इस साइड पे पोटेंशियल कितना है, यहां V था, यहां 0 है, तो यहां पर U किसके इक्वल होगा, यहां इक्वल होगा 0 के। अब खास बात यह है कि यहां अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, VE, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। कहां गई वो एनर्जी ये कंडक्टर खा गया। वो एनर्जी कहां गई, वो एनर्जी वो कंडक्टर यूज कर गया। अब ये कंडक्टर कौन है, हमारे पास जितने भी डायरेक्टली हमारे पास क्या है वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होंगे सबके सब वो कंडक्टर्स हैं, चाहे वो फैन है, चाहे रेफ्रिजरेटर है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक एप्लायंस है, वो वहां पर एज अ कंडक्टर रोल प्ले कर रहा होगा। जिसमें जब आप इसको डीसी के सोर्सेस पे आगे चल के हम एसी वगैरह के ऊपर भी इसको इन्वॉल्व करेंगे, इसके ऊपर भी हम इंप्लीमेंट करवा के लेके आएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बैटरी ने क्या प्रोवाइड करवाया, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी ने क्या प्रोवाइड करवाया, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर पोटेंशियल कितना था, यहां पर पोटेंशियल था VE, यहां पर पोटेंशियल कितना था VE, और यहां कितना आया, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। पोटेंशियल एनर्जी VE, पोटेंशियल एनर्जी 0 हियर। इट मींस दैट वो पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क डन, वो कहां गया, वो वर्क डन ये कंडक्टर कंज्यूम करवा गया। वो वर्क डन उस कंडक्टर ने वहां पर क्या करवा दिया, कंज्यूम करवा दिया। तो इसका मीनिंग समझे, बेसिकली कौन मूव हुआ, बेसिकली कौन ट्रेवल हुआ, बेसिकली ट्रेवल हुआ ये पॉजिटिव आयन। अब ऐसा ये assumption एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं अभी के लिए, या इसको हम ऐसे भी assume कर सकते हैं द पॉजिटिव आयन इज मूविंग। अब इन रियलिटी इफ दिस पॉजिटिव आयन इज मूविंग हियर, अगर ये पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है तो बच्चे यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस पॉजिटिव आयन के पास क्या थी, या इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग इस पॉजिटिव आयन के पास क्या थी, एनर्जी, एनर्जेटिक था पूरा। और कितनी एनर्जी थी, इसके पास एनर्जी थी V इंटू E। अब जब ये कंडक्टर के अंदर मूव करा, ट्रेवल करा,
इस कंडक्टर के अंदर ट्रेवल करा, मोशन में आया, तो जैसे दूसरे एंड के ऊपर आया तो एनर्जी क्या हो गई, बिल्कुल खाली, एकदम से गिर गया वो। उसके पास क्या नहीं है, यहां पर एनर्जी नहीं है, यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। दोबारा आया किसके पास, बैटरी के पास। बैटरी का फंक्शन, मैं फिर से कह रहा हूं, बैटरी के फंक्शन के बारे में हम अपनी थ्रू आउट क्लास में, आगे क्लासेस में हम डिस्कस जरूर करेंगे, डिटेल स्टडी करवाऊंगा, लेकिन बेसिक आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बैटरी के पास है, बैटरी ने क्या प्रोवाइड करा, बैटरी ने उस पॉजिटिव आयन को एनर्जी दी। यहां से एक चीज याद रखिएगा कि बैटरी नेवर प्रोवाइड्स द चार्ज। कई बार आप कई रेफरेंस में, कई बार रेफरेंसेस में ये भी देखेंगे, रेफरेंस बुक्स में आप ये देखेंगे कि वहां पर वो मेंशन करा होता है द चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। मैं एक चीज रिपीट कर दूं कि चार्ज कभी भी बैटरी नहीं देती, बैटरी से कोई चार्ज नहीं आता। वो पॉजिटिव नेगेटिव कंडक्टर का फीचर होगा बच्चे, वहां पर वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट इज अ बेसिक, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ कंडक्टर देयर। बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देती, बैटरी इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी। तो वो पॉजिटिव आयन आया किसके पास, वो पॉजिटिव आयन आया बैटरी के पास। बैटरी ने क्या करा, फिर से उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, और फिर से उसको एनर्जी मिल गई, और फिर से उसके पास एनर्जी कितनी है, वीई, और वी एनर्जी लेकर वो पॉजिटिव आयन फिर से कहां आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। फिर अगेन इट विल ट्रैवल इन द कंडक्टर, जब ये कंडक्टर के पास ट्रैवल करेगा एट द एंड, एट दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, अगेन द एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0। फिर से एकदम से एनर्जी लेस हो जाएगा, एनर्जी लेस हुआ, फिर से आया बैटरी के पास। बैटरी ने फिर से क्या प्रोवाइड करवाया, एनर्जी। बैटरी कंज्यूम हो रही है, यहां पर क्या दे रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जो उसके पास एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। कौन सी एनर्जी बैटरी के पास एग्जिस्ट कर रही है, बैटरी के पास केमिकल एनर्जी। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो आपने उसमें यह जरूर पढ़ा होगा कि वहां पर जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है तो वहां पर वो जो प्रोसेस होती है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब देयर विल बी द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दैट रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी can be used as a electrical energy or any other particular type of energy. This energy that battery will have, and we will discuss about this particular function of battery also. बैटरी का इंडिविजुअली वो एनर्जी कहां से, बट एज इट इज अभी के लिए ये मान के चल रहा है कि बैटरी ने वो एनर्जी जो है प्रोवाइड करी। कैसे करी इसके बारे में मैंने फिर कहूंगा, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इसके बाद कि बैटरी कैसे फंक्शन करी। बैटरी का फंक्शन अलग एक टॉपिक। तो बैटरी ने बेसिकली एनर्जी यहां से क्या करी, प्रोवाइड करी। फिर से वो जो चार्ज होगा, जो पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन को फिर से क्या मिल गई, एनर्जी, इट विल अगेन मूव। तो बेसिकली व्हाट द चार्ज इज डूइंग, चार्ज इज वर्किंग एज अ ट्रक। बेसिकली वो ट्रक है जिसको क्या कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है, लोड प्रोवाइड मतलब लोड कर दिया जाता है पहले उसको, किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। बैटरी उसको कैसे, किससे लोड कर रही है, एनर्जी के साथ, और वो चार्ज क्या कर रहा है, वो एनर्जी लेके जा रहा है। वो कंडक्टर के अंदर उस एनर्जी को एज अ ट्रक मूव कर रहा है, चार्ज कैरियर, एनर्जी कैरियर है वो चार्ज। अब जो वो चार्ज है इट इज मूविंग बाय लोडिंग द एनर्जी, वो एनर्जी को लोड करके लेके जा रहा है, और कंडक्टर उस एनर्जी को क्या करवा रहा है, कंज्यूम। यहां पर आपने कनेक्ट करा है, आगे कोई भी अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऐड कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली उसको क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम करवा रहा है। अगर ये उसको कंज्यूम करवा रहा है इट मींस दैट कि एक दूसरे एंड के ऊपर आके वहां पर जो एनर्जी होगी, वो ट्रक जो होगा वो पूरी तरह खाली हो जाएगा। अब वो ट्रक अगर पूरी तरह खाली हो गया, एनर्जी पूरी तरह कंज्यूम होगी, इट विल अगेन मूव टुवर्ड्स अ बैटरी। बैटरी उसको फिर से क्या कर देगी, लोड। जब तक बैटरी अपना फंक्शन दिखा पा रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिखा पा रही, बैटरी फिर से उसको क्या कर देगी, रीलोड। अगेन इट विल मूव, द ट्रक इज प्रॉपरली फुल। अब यहां पर ये फिर से क्या आ जाएगा, एनर्जी के साथ फिर से ट्रैवल करेगा, फिर से ट्रैवल करेगा, फिर से खाली होगा, एंड कंटिन्यूअसली राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, कंटिन्यूअसली इट विल मूव अप टू द पॉइंट वेयर द बैटरी विल प्रोवाइड दैट एनर्जी। जब तक वो बैटरी वहां पर इतनी सफिशिएंट है ताकि वो बैटरी वहां पर इतनी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज अ बेसिक पॉइंट, आपको ये बात समझनी है कि बैटरी नेवर प्रोवाइड्स अ चार्ज, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। चार्ज कैसे आया कंडक्टर के पास, वो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो पॉजिटिव एक असम्पशन है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन इट मींस दैट पॉजिटिव इज मूविंग, पॉजिटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारी असम्पशंस के ऊपर आ गया। तो हमने नेगेटिव समझने के बजाय ये समझ लिया कि पॉजिटिव इज मूविंग, बट रियलिटी इस चीज की समझे कि बैटरी वहां पर क्या रोल प्ले कर रही है, बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है, बैटरी क्या कंसेप्ट वहां पर दे रही है। इस बारे में आपको इस बारे में बहुत डिटेल में स्टडी होना चाहिए, बहुत डिटेल पता होनी चाहिए कि बैटरी का फंक्शन क्या। ओके, आइए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, आप स्क्रीन को पॉज करके इसके डायग्रामेटिकली जो भी इसके पॉइंट्स आप हिंट्स वगैरह जो भी मेंशन करना चाहते हैं प्लीज इनको मेंशन कर लें, फिर हम इसको और ज्यादा आगे बढ़ाएं और ज्यादा इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम डिस्कस करें। प्लीज इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको मेंशन कर लें प्लीज।
इसके बाद इसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन को मैं डिस्कस करवाऊंगा। हमारे पास क्या था, हमारे पास अब एक जो हम कंडक्टर बना रहे थे, हमने वैसा ही एक जो कंडक्टर है वो पहले एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास एक कंडक्टर एग्जिस्ट कर रहा था, एक कंडक्टर फॉर्मेशन हमारे पास बनी हुई थी और इसको हमने कनेक्ट करा था किसी बैटरी के थ्रू, और इसको हमने किसी बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, एंड बैटरी इज शोइंग इट्स फंक्शन। और अगेन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू V बाय L, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी लेंथ एग्जिस्ट कर रही है, और यहां पर हमारे पास V पोटेंशियल, यहां जीरो पोटेंशियल, तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंस थी। बच्चे हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जो इंपॉर्टेंस था वो इंपॉर्टेंस ये थी कि एक कंडक्टर के पास, हमने ये बात कर ली कि कंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन होती है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ आयंस। अब वो पॉजिटिव हम एज्यूम कर रहे हैं, नेगेटिव रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं ये बार बार इसलिए क्योंकि अब मैं आगे पॉजिटिव ही आयन बोलूंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि पॉजिटिव रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, रियलिटी में नेगेटिव होगा, बट जहां नेगेटिव मूव करेगा उसके ऑपोजिट हम ये असम्पशन रखते हैं कि पॉजिटिव इज मूव। अब कितने कोई भी कंडक्टर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी कंडक्टर, मान लीजिए मैंने यहां पर रखा, मैंने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिया, फॉर एग्जांपल वी हैव द कॉपर। अब मेरे पास कॉपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स में हमारे पास एक जनरल एग्जांपल आता है कॉपर का। अब कॉपर की अगर मेरे पास कोई वायर एग्जिस्ट कर रही है और कॉपर मेरे पास एटॉमिक मास, कॉपर का जो एटॉमिक मास है दैट इज 63.5 ग्राम। अगर मैंने 1 मोल ऑफ कॉपर रखा, 1 मोल ऑफ कॉपर रखा, तो मेरे पास कितना होगा, 1 मोल मतलब 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम अगर मेरे पास कॉपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरे पास उसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे कॉपर के अंदर, उस पर्टिकुलर 63.5 के अंदर 1 मोल ऑफ एटम, तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर के अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे कॉपर के। मान लीजिए मैंने ये माना कि एक जो एटम है कॉपर का, एक एटम मेरे पास वहां पर क्या करवाता है, मेरे पास वो करवाता है, एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब हर पर्टिकुलर एलिमेंट की अपनी अपनी वैलेंसी होती है। लेट अस अज्यूम हमने ये माना कि कॉपर के एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आप खुद सोचें कि 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम, ठीक है, 63.5 ग्राम आपने कॉपर रखा, छोटा सा कॉपर रखा, 60 ग्राम 70 ग्राम 65 ग्राम के आसपास आपने इतना सा कॉपर रखा, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.022 into 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर के पास 6.022 into 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अब आपके पास ये सिंपल सी बात है कि यहां पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फाइनाइट है, ये लिमिटेड है, ये कुछ है कि बहुत है, तो आंसर इज बहुत है। नंबर हाईली नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, एक अच्छी खासी वैलेंसी एग्जिस्ट करती है। ये तो सिर्फ असम्पशन थी, ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, और उसके अकॉर्डिंग वो मोल बाय मोल आपके पास वैल्यू जो होगी इट विल इंक्रीज है। तो इट मींस दैट कि यहां पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कितने होंगे, अनगिनत होंगे, बहुत होंगे, इनफाइनाइट फॉर्मेशन में होंगे। तो इसीलिए हमने यहां पर ये माना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने ऐसा माना कि लेट n is the number of free electrons, ध्यान देना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से कंडक्टर का फंक्शन होगा बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमने ऐसा माना इट इज अ नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास हमने ऐसा अज्यूम करा कि लेट अज्यूम दिस इज n, ये n एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर मान लो ये बैटरी वगैरह बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, अगर मान लो मैंने किसी कंडक्टर को नॉर्मली रखा और उस कंडक्टर को मैंने बच्चे रूम टेम्परेचर के ऊपर रख लिया, ये मेरे पास कंडक्टर बड़ा था कोई और ये कंडक्टर था, मान लीजिए इसको मैंने 25 डिग्री सेल्सियस, यहां हम कहते हैं 298 केल्विन रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी कंडक्टर को रख दिया। अब कंडक्टर कौन है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर का एक सिग्निफिकेंट ये होता है, हम सभी जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास एग्जिस्ट करें दैट विल बी द कंडक्टर। अब इसके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपने उसको रखा रूम टेम्परेचर पे, तो क्या उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन होगा कि वो रेस्ट में होंगे? देन आंसर इज दे विल मूव, वो मूव होंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर से उनको क्या मिलेगा? एनर्जी, हीट एनर्जी। एंड दैट इज व्हाई वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल मूव रैंडमली, वो रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली का मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास एक छोटा सा हमने कोई वेसल रखा और उस वेसल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, बहुत सारे पार्टिकल्स भर दिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल, अगर डार्क रूम में आपके पास कोई हल्की सी कोई लाइट एंटर कर रही हो तो आपके पास वो जैसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि वो पार्टिकल्स का एक्चुअल मोशन कहां है, उन पार्टिकल्स की एक्चुअल वेलोसिटी कहां है, तो आंसर ये होगा कि वो उनके पास रियलिटी में किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होता, बिकॉज दे आर मूविंग रैंडमली, वो रैंडमली मूव कर रहा है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? तो हमारा आंसर होगा यस, दे विल मूव, उनके पास रैंडम मोशन होगा। रैंडम मोशन का मतलब कि जब आप उनको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो आप जो भी थोड़ी बहुत उसको रूम से हीट एनर्जी मिलेगी, उस वजह से वो रैंडमली इधर उधर एकदम से मूव करता जाएगा। एंड आफ्टर दैट कम टुवर्ड्स द एवरेज, उसका जो मोशन होगा अगेन जीरो, उसके एवरेज जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो, बिकॉज वो रैंडमली। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हमने रूम लिया और उसमें क्या करा, उसमें छोटा सा एक रूम और उसके अंदर हमने क्या करा, ढेर सारे बच्चे वहां पर एंटर करवा दिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, और ढेर सारे बच्चे हमने वहां पर एंटर करवा दिए और उनको एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक मोटर लगा दी और एकदम से वो इधर उधर भाग रहे, कोलाइड भी कर रहे हैं आपस में और एकदम से इधर उधर भाग रहे। एक साल बाद उनको जाकर देखा तो बेसिकली उनका मोशन किस डायरेक्शन में हुआ? तो आंसर इज रैंडम, उनका मोशन कहीं पर भी नहीं था। एवरेज मोशन क्या हो गया? जीरो। तो इट मींस दैट कि वहां पर जैसे उन्होंने स्टार्ट करा तो उन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होगा? उन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा इधर ऐसे, ये और कंटिन्यूअसली वहां पर ही आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट करा था। रैंडम मोशन, रैंडम। इट मींस दैट ऑलरेडी अगर आप टोटली उसका एवरेज अगर कहीं पर देखेंगे कि क्या वहां पर कोई प्रोग्रेस वगैरह उस इलेक्ट्रॉन के अंदर है, तो रूम टेम्परेचर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बट बात ये आती है कि बैटरी लगाने से उसके अंदर चेंज क्या आएगा? जब हम बैटरी लगाएंगे, जब पोटेंशियल मिला होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वहां पर क्या चेंज एग्जिस्ट करेगा? तो अगर वहां पर अगर चेंज की बात करें तो वहां पर चेंज कैसा होगा? अब क्या ये अपना रैंडम मोशन लीव कर देगा? नो, कि रैंडम मोशन लीव नहीं करेगा। लेकिन इसका मोशन कैसा होगा? इसका मोशन होगा इससे ये पर्टिकुलर फॉर्म ऐसे और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आप ध्यान दें तो रैंडमली अभी भी ये मूव कर रहा है, लेकिन ये आया देयर विल बी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जब आपने बैटरी के अंदर जब बैटरी अटैच कर दी तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हम देख रहे थे, जो एवरेज जो हमारे पास क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी, अब वहां पर क्या देखने को मिला? वहां हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हल्की सी क्या देखने को मिली? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहां पर हम लोग फाइंड आउट करें कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या यहां पर ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी? देन आंसर इज नो, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप देखें डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कितनी सी है? सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट है, सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो वहां पर आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इट मींस दैट दीस टर्म्स विल नॉट बी इक्वल। इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ 10⁻⁴ की टर्म में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। आगे चल के डाटा आगे मॉडर्न फिजिक्स में हम डिस्कस भी करेंगे। इसकी स्पीड होती है 10⁻³ 10⁻⁴ रेशो में, जबकि यहां पर जो फॉर्मेशन होती है ये होती है 10⁻³ 10⁻⁴ की रेशो में। तो इट मींस दैट कि आपके पास यहां पर जो हमें एवरेज वेलोसिटी, हम अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें जब बैटरी अटैच होगी, पहले एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही थी? पहले अगर बैटरी अटैच नहीं थी तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही थी? जीरो। रैंडमली वो वहीं पे आ गया, रैंडमली वो मूव करके वहीं पे एवरेज उसका जो मोशन होगा नथिंग। बट यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रॉन
जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन की बात करें, यहां पॉजिटिव आयन की बात करें, रियलिटी में आप इलेक्ट्रॉन कहें या पॉजिटिव आयन, मैंने जैसा आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन हमने ये माना शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन उसके टुवर्ड्स शिफ्ट हो गया। तो पॉजिटिव आयन जो था वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हुआ, क्योंकि हमने पॉजिटिव आयन एज्यूम करा। तो आपके पास यहां जब बैटरी रखी गई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा गया, जब पोटेंशियल रखा गया, तो रैंडम मोशन जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था, जो रैंडम वेलोसिटी हमारे पास पहले जीरो आ रही थी, स्पीड जीरो नहीं थी, वेलोसिटी जो जीरो आ रही थी, अब वो 10⁻³ 10⁻⁴ के फैक्टर में एग्जिस्ट करेगी। तो उस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आप खुद सोचें, जब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मेरे लिए ये पर्टिकुलर चाहिए, जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा कि ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट होगा। तो जब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल ये था, फाइनल ये रहा, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। इसीलिए इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेट करते हुए ना दिखाकर उसको कैसे दिखाया गया? उसको दिखाया गया कि हम सिर्फ कंसिडर किसके ऊपर करेंगे? हम स्पीड के ऊपर कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे लिए स्पीड वैल्यूएबल नहीं है यहाँ पर। हमारे लिए वैल्यूएबल कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुआ होगा। तो हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एवरेज वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी को नाम दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्लीज कंफ्यूज ना, इसको नाम दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिनोटेड बाय वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो इट मींस दैट कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होगी वो मिलेगी। तो इसी कंडक्टर को हमने कैसे बनाया? हमने कहा कि इसके पास, जैसा कि हमने कहा कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमें क्या उसके रैंडम मोशन को स्टडी करना है। रैंडम मोशन को स्टडी करने का हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं था, वो कॉम्प्लिकेशन थी, और उसको स्टडी करने का कोई हमें बेनिफिट नहीं था, क्योंकि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ डिस्टेंस। तो इसीलिए हमने ऐसा माना कि भाई यहां पर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, या पॉजिटिव आयंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। आप इसको कुछ भी माने, आप इलेक्ट्रॉन्स माने या पॉजिटिव आयन माने, तो आपके पास यहां पर बहुत सारे जो आयंस थे वो क्या कर रहे थे? वो एग्जिस्ट कर रहे थे। और आपके पास, आप इसको पॉजिटिव आयन कहें या इलेक्ट्रॉन्स कहें, आप इसको इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी मेंशन कर दें बच्चों। तो आपके पास बेसिकली क्या हो रहा था? आपके पास बेसिकली हो रहा था कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे या पॉजिटिव आयन थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे, ये बहुत सारे आयंस एग्जिस्ट कर पा रहे थे। आप सिंपली इसको हम आयन कहेंगे, चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉन एज्यूम करें और चाहे पॉजिटिव आयन या पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन कहें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी कंफ्यूज ना हो, हमेशा एग्जिस्ट जो करेगा कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन करेगा। तो हमने ऐसा माना कि बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे थे और दे आर मूविंग इन अ लाइन फॉर्मेशन। ये एक लाइन में कॉन्टिन्यूसली, जैसे वो मार्च पास कर रहे होते हैं, जो आर्मी पर्सन होते हैं मार्च पास कर रहे होते हैं, इस वे में जाते हैं। इस बात को मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, रियलिटी में ये एक थ्योरी पार्ट है, ये थ्योरी है बच्चों। ऐसा रियलिटी में होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट एक्चुअल में जब भी कोई फिजिक्स में मॉडल बनाया जाता है तो उसके साथ उसके लिए एक थ्योरी पर वहां पर प्रिपेयर करी जाती है, उसके साथ थ्योरी बनाई जाती है। जब उसके रिगार्डिंग जब थ्योरी कंसेप्ट बनाया जाता है तो उसको उस बेसिस के ऊपर, उस कहानी को, स्टोरी को इस बेसिस के ऊपर बनाया जाता है, उस स्टोरी को इस बेसिस के ऊपर बनाया जाता है कि जो रियलिटी में सब कंडीशंस के ऊपर एप्लीकेबल। तो जो आपको ये चीजें बताई जा रही हैं, एक मैं स्टेप बाय स्टेप इसको जब इंक्रीज कर रहा हूं, इस बात को समझे, रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमें क्यों आना चाहिए, वो थ्योरी क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि जो हम मॉडल या कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल स्टिक बैठती हैं, वो सही बैठती हैं। इसीलिए हमें इन बातों को डिस्कस करना पड़ता है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने देखा ही नहीं। अब आपके पास ऐसे ये जो पॉजिटिव आयंस थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे। अब पॉजिटिव आयन हमने जैसे कहा कि ये प्रॉपरली लाइन में, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये क्या करते रहेंगे? मूव करते हैं। दे आर रैंडमली मूविंग, बट रियलिटी में हम इसको दिखाएंगे कि दे आर मूविंग विद द along the line। ये along the line, along the effect, under the effect of electric field, they are moving in a line। तो ये लाइन में मूव कर रहा है। अगर ये लाइन में मूव कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो इस बारे में हमने पूरी डिस्कशन जो थी वो चलाई कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बेसिस के ऊपर ट्रेवल कर रहे थे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट ध्यान दें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, इस बारे में आपको नॉलेज पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट।
व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी देयर, और हमारे लिए वहां पर वेलोसिटी वैल्यूएबल थी कि स्पीड वैल्यूएबल थी, इस बारे में आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब हमने क्या करा, हमने इसमें क्या इन्वॉल्व करा, हमने ये इन्वॉल्व करा, ध्यान देना बच्चों इस बात पे, हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। तो यहां पर एक कंडक्टर रखा गया, यहां पर क्या रखा गया, कंडक्टर, और हम इस बात को समझ गए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग, दे आर ट्रैवलिंग, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो ट्रेवल कर रहे थे, वो मूव कर रहे थे, तो हमने इस बात को समझ लिया। हमने यहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना था, तो एक कंडक्टर को दोबारा से रखा गया, कंडक्टर को बनाया गया। फिर से आपको एक कंसेप्ट की ये चीज क्लियर कर दूं, यहां पर हमारे पास क्या था, V0 और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था E इक्वल्स टू V/L, यहां पर हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही थी, लेंथ एग्जिस्ट कर रही थी। अब रजी हमारे पास लेट अज्यूम यहां पर ये किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। लेट अज्यूम दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब इस कंडक्टर के पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, इट मींस दैट कि यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन ए बी सी डी कुछ भी मान लें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे थे। मान लीजिए आफ्टर द टाइम dt, स्मॉल टाइम, बहुत छोटा सा टाइम, बहुत छोटे से टाइम में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां आ गए, वो कहां पहुंच गए, वो पहुंच गए dt टाइम में यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ए बी सी डी वो आपके पास dt टाइम में वो पहुंच गए इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि dt टाइम के अंदर उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी लेंथ कवर करी, डिस्टेंस कवर करी, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी व्हाट विल बी दैट, इफ दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम ये बात जानते हैं, अभी हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए dt टाइम में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए, तो कितनी लेंथ, कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर करी, तो उन्होंने कवर करा vd dt। उन्होंने क्या ट्रेवल करा, उन्होंने ट्रेवल करा vd dt। तो हमने यहां पर इसको मेंशन कर दिया vd dt इन्होंने ट्रेवल करा। vd dt क्यों, क्योंकि अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी तो हमें डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ा, स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने वेलोसिटी और इनटू क्या कर दिया, स्मॉल टाइम, स्मॉल हमारे पास टाइम क्या हमने कंसीडर करा था dt, तो वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इनटू में क्या कर दिया, dt मेंशन कर दिया। तो यहां पर ये जो छोटी सी लेंथ होगी दैट विल बी vd इनटू dt। नाउ क्वेश्चन अराइज, ध्यान से समझना बच्चों इस चीज को। नाउ क्वेश्चन अराइज कि dt टाइम में यहां से यहां इस पूरे रीजन को, पूरे रीजन को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए, मतलब dt टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस रीजन से क्रॉस कर गए। ध्यान से समझे बेटे, हमारे पास मान लीजिए ये जो मैंने फर्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बनाया, इस एरिया में से dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके गए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो क्रॉस करके गए वो यहां पहुंच गए, dt टाइम में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए। तो इट मींस दैट कि जो बाकी क्रॉस करे होंगे क्या वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स इसी वॉल्यूम के अंदर होंगे। अगर मान लीजिए हमने ये माना कि इस एरिया में से dt टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके गए, कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके गए, तो आप खुद सोचें कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो dt टाइम में कहां पहुंच गए, वो dt टाइम में पहुंच गए यहां पर। इट मींस दैट कि जो बाकी क्रॉस करे होंगे तो क्या वो उनसे पीछे ही होंगे, यहीं पे कहीं होंगे। तो इट मींस दैट कि अगर हमें वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो नंबर अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे निकल सकते हैं, हमें n पता है, व्हाट इज n,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये जो शेडेड पोर्शन की वॉल्यूम है, अगर उस वॉल्यूम के साथ इसको क्या कर दें, n को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, n व्हाट इज v, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, एरिया कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इनटू में क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ क्या थी, हमारे पास लेंथ थी VD/dt, ये ऑलरेडी हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं, लेंथ निकाल चुके हैं, ये स्मॉल, तो हमारे पास लेंथ आ गई कितनी, VD/dt, ये क्या आया, एरिया, और ये क्या आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको, इसके साथ हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया को, ध्यान दे, इस एरिया को dt टाइम में क्रॉस कर गए। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि dt टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसको क्रॉस कर चुके हैं। अब बात आती है कि जो वो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके गए उनकी वजह से चार्ज कितना फ्लो हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हुए उनकी वजह से कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए वो स्मॉल चार्ज हमें निकालना हो, तो वो स्मॉल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा E। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए, कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर क्रॉस कर गए, तो क्या लिखेंगे, क्या हम फॉर्मूला ये जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N। तो इट मींस दैट वो स्मॉल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, N की वैल्यू N A VDT और इनटू में क्या करेंगे E क्या है, चार्ज ऑन वन आयन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये उसके ऊपर का चार्ज था। तो अगर इसकी पूरी वैल्यू dq लिखी जाए तो dq होगा NEA VDT। अब बच्चे अगर मेरे पास यहां पर dq मिल गया, अब आप खुद सोचें व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस आई, dq बाय dt। तो I किसके इक्वल होगा, I इक्वल होगा dq किसके इक्वल आ जाएगा, NEA VDT डिवाइडेड बाय dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसल, और I विल बी इक्वल्स टू, I किसके इक्वल हो जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू NEA VD। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के इन बिटवीन एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारे कंसेप्ट्स में हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। I इक्वल्स टू NEA VD, I equals to NEA VD. This is very important relation for the current and very first relation for the current electricity. तो जो हमने ये डिस्कस करा वन बाय वन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डेली बेसिस के ऊपर आपके पास कंसेप्ट वाइज जो वीडियोस पहुंचेंगी, सिलेबस को हमें बढ़ाना है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, जो भी हमारे पास मटेरियल रहेगा इस चीज को पर डे के ऊपर हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। इन दैट केस वी कैन अचीव आवर सिलेबस अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। हम तभी अपने सिलेबस को, जो लास्ट सेशन, जो रूटीन सेशन हर बार होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इस सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट कल वीडियो फिर से हमारे पास पहुंच जाएगी, ऐसे ही आपके पास डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस पहुंचती रहेंगी। डेली उन वीडियोस को देखें, कंसेप्ट को देखें। अगेन डेली आप 5 to 6 जूम ऐप पे मिलें, अपने डाउट्स डिस्कस करें। आज की जो वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो भी डाउट्स रहेंगे, यू कैन डायरेक्टली डिस्कस ऑन जूम ऐप। आप जूम ऐप पे 5 to 6 की टाइमिंग में अपने जो डाउट्स हैं वो जरूर डिस्कस करें। ओके बच्चा, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, आफ्टर फ्रॉम दिस रिलेशन that is I equals to NEA VD. next video we will upload regarding the physics, okay, and ऐसे ही हम अलग अलग concepts में involve होते रहें। okay बच्चे, thank you जी।